तो वी आर अरुणोदम इंफ्राटेक इज नॉट ए बिल्डर फर्म, इट इज क्लियरली सर्विस प्रोवाइडर फर्म, जो यानी आप लोगों को इजी करती है आपकी लिविंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, ये पॉडकास्ट रहने वाला है ग्राउंड रियल्टी से रिलेटेड। और आज की डेट में सोनीपत में जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और आप लोगों की डिमांड पे सोनीपत शहर में हम एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं, उन सब बातों को हम आपसे रूबरू करेंगे। और आज हमारे खास जो मेहमान हैं वो हैं आशीष जी, जो नमस्कार दोस्तों। इस पॉडकास्ट का अहम जो अगर हम बात करें करेक्टर या जिसके सराउंडिंग में सारी चीजें घूमेंगी, वो रहने वाले हैं आशीष जी। थैंक यू नरेंद्र। ये पॉडकास्ट जो है दोस्तों, सोनीपत की सोच बदलने में काम करेगा, सोनीपत में जो चीजें हो रही हैं उनको और बेहतर करने में हमारी हेल्प करेगा। तो आशीष जी, वेलकम हमारे सभी। थैंक यू आप दर्शकों को भी, और थैंक यू नरेंद्र। तो आशीष जी, किसी अगर मैं बात करूं किसी भी इंट्रोडक्शन या किसी भी चीज़ को बताने के लिए, इनकी जो अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, या हम लोग जितने भी यूट्यूब पे या आज की डेट में रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन का लगा लो या सर्विस डीलिंग का लगा लो या कंसल्टेंसी का काम लगा लो, तो आशीष जी हर रियल स्टेट सोनीपत में आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। और इनके काफ़ी अच्छा इनका यूट्यूब चैनल और इंस्टा और फेसबुक पे भी ये हमें बहुत बार देखने को मिलते हैं। थैंक यू। तो आशीष जी आज हमसे स्पेशल बात करने के लिए आए हैं। आपको मैं दिखा दूं, अरुणोदम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के लिए। तो ये अरुणोदम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड क्या है और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और क्यों हम इस पे बात करने वाले हैं। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि ये जो आपने नाम जो रखा है अरुणोदम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके पीछे आपका क्या थॉट है? देखो नरेंद्र, प्लॉट वगैरह और प्रॉपर्टी की रीसेल और नई टाउनशिप में तो काम कर ही रहे थे हम लोगों को, वहाँ पे हम नए प्लॉट देने का भी काम करते हैं। लेकिन उसी दौरान जो चीज़ें अभी समझ में आ रही थी, आपको पता होगा ही कि बिल्डर फ्लोर का ना अभी काफ़ी ट्रेंड आ गया है पिछले कुछ 5-6 महीने के अंदर अंदर, जिसमें वन प्रस्था भी लेके आ रही है, मनसा भी लेके आ रही है, जिंदल ग्लोबल में भी ये लेके आ रहे हैं, जिंदल स्मार्ट में भी लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो बिल्डर फ्लोर जो बिल्डर देता है, वो जो कहता है वो करता ही नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो कमिटमेंट होती है या जो डिलीवरी होती है या जो जिस परसेप्शन से या जिस मोटिव से बनाई जाती है, वो एंड यूजर तक डिलीवर नहीं हो पाती। बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर हम बात करें अरुणोदम नाम की, तो नाम बेसिकली ये इस तरह से रखा गया कि पूरी टीम से ये डिस्कस उस टाइम पे हुआ था, जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने भी ये सजेस्ट किया था। तो बेसिकली हम इस बिल्डर फ्लोर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंज चाह रहे हैं, वो एक ड्रास्टिक चेंज चाह रहे हैं, ताकि हम हर चीज रिटर्न में दें। और अरुणोदम्स का मीनिंग होता है सूर्य की पहली किरण। मतलब यू विल स्टार्ट योर डे विद द फर्स्ट रे ऑफ सन। तो ये बेसिकली नाम का जो मेन जो पर्पज है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट हमारा भले ही पहला है, लेकिन आपको हर चीज वो रिटर्न में दिखाई देगी। और एक्चुअल में डिलीवरी में जब इन प्रोडक्ट की होगी, तो आपको ये समझ में आएगा कि हम अपने नाम को, यानी अरुणोदम्स को उस प्रोडक्ट से कितना कोरिलेट करते हैं। तो ये जो आप कह रहे हो कि अरुणोदम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये तो जो फ्लोर्स आप लेके आ रहे हो, तो एक बार थोड़ा सा लोकेशन समझाओ हमें कि ये कहाँ पे रहने वाले हैं। और आपने इसी लोकेशन, क्योंकि सोनीपत में आज की डेट में अगर बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हुए हैं, या बहुत सारे अगर मैं बात करूँ तो बिल्डर्स भी हैं यहाँ पे जिन्होंने डेवलप किया है। तो आपकी ये जो लोकेशन है ये कैसे खास रहने वाली है, और आपने यही लोकेशन क्यों सेलेक्ट की अपना पहला प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए, इसके पीछे का थोड़ा सा हमें। देखो, बिल्डर फ्लोर में ना दो चीजें सबसे अहम होती है नरेंद्र। सबसे पहली चीज तो उसका सिटी के पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड यूजर इस तरह के प्रोडक्ट खरीदता है, ये पहली चीज है।
तो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन आपकी सेक्टर 27 क्राफ्ट होम्स के ये प्लॉट है, उन्हीं पे ये बिल्डर फ्लोर हम लेके आ रहे हैं। तो ये लोकेशन चूज करने का तो मेरा सबसे बड़ा रीजन यही था कि कल को अगर 14-15 सेक्टर को कोई रिप्लेस करेगा आने वाले 3-4 साल में, तो वो सेक्टर 26 और 27 वाला ही एरिया है। तो एंड यूजर को बेसिकली यहाँ फ्लोर लेने के बाद सारी फैसिलिटी ऑटोमेटिकली मिल रही है। सोनीपत का आपका मार्केट नज़दीक हो जाता है, जितने भी आपके मारुति टाटा जो भी वो गाड़ी रख रहा है वो आपको एक तरह से इसी बालगढ़ रोड पे मिल जाते हैं। फिर आजकल ईवी का एक ट्रेंड है, लोग आजकल एक आधी गाड़ी ईवी भी रखने लगे हैं। तो क्राफ्ट होम में ऑलरेडी ईवी चार्जिंग की फैसिलिटी थी, तो उसको कोई ईवी चार्जिंग का स्टेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो क्राफ्ट होम में उसको मिल जाता है। ये तो आप जो बता रहे हो ये वाली चीजें तो होगी हमारी डोमेस्टिक या डेली नीड की चीजों बता। उसके बाद आप कनेक्टिविटी वाइज आपने क्या सोचा कि ये जीटी रोड पे भी आप इसको कर सकते थे, तो कनेक्टिविटी वाइज आपको कैसे लगा कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है या जहां मैं चीजें लेके आ रहा हूँ दिस विल बी मोर साउंड देन अदर्स, तो इसके पीछे क्या था? आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो लोकेशन है तो वो क्या जो दिल्ली से कम्यूट करते हैं, अगर क्योंकि एनसीआर का ही पार्ट है सोनीपत, तो क्या उनके लिए कितना ईजी रहने वाला है ये? देखो नरेंद्र, हाईवे अभी अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं सोनीपत में, चाहे आप मनसा की बात कर लीजिए, चाहे आप पीपी ग्रीन की बात कर लीजिए, और आपको काफ़ी सारे दिखाई देंगे। तो वो ज़्यादातर आपको अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं। लेकिन सोनीपत का जो 26 और 27 जो सेक्टर है, ये आपका एक तरह से डेवलप्ड है। आप जैसे ही फ्लोर आपके हैंड ओवर होंगे तो सबसे पहले तो आप उनको यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपको 25 से 35 हज़ार रुपये का 3 BHK का अच्छा यहाँ पे रेंटल मिल जाता है। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ से आप देखो तो जब आप घर आ जाते हो जो आपने रहने के लिए लिया है, तो सबसे पहली कनेक्टिविटी आप RRTS की बजाय सिटी से मांगते हो, स्कूल से मांगते हो, या जो सर्विसेज, भाई मेरी AC की सर्विस करने वाला मेरे नज़दीक होना चाहिए, RO की सर्विस, मेरी गाड़ी की सर्विस, जो भी आप इक्विपमेंट यूज करते हो वे आपके नज़दीक होनी चाहिए। तो नॉर्मली आपको सिटी में ही मिलेगी, तो पहली कनेक्टिविटी तो इसकी सिटी से हो जाती है। नेशनल हाईवे 44, भले ही ये उस हाईवे से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन 2 रोड इसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो हार्डली अगर आप अपने व्हीकल से जब इस फ्लोर से हमारे से निकलोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 मिनट की दूरी पे वो है। तो RRTS और वो फैसिलिटी भी अगर आपको लेनी है तो नॉर्मली जब RRTS और रेड मेट्रो यहाँ आ जाएगी नरेंद्र, तो डेफिनेटली आपका जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, चाहे वो ई-रिक्शा है, चाहे वो आपकी बसेज हैं, चाहे ऑटो हैं, वो आपके सिटी से तो आपके हाईवे तक जाएंगे ही, जो ऑलरेडी अभी भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिकली उन कनेक्टिविटी 334 भी इनके काफी नजदीक पड़ता है, क्योंकि आप 44 पे चले जाते हो मुरथल के आसपास तो आपको 334 भी दूर पड़ जाता है, जो आपको खरखोदा के लिए और सोनीपत के लिए मेन आपकी एक तरह से जोड़ने वाली लाइन है। ये एक ऐसी सेंटर पोजीशन बन रही थी जो फ्यूचर में आपके 14-15 सेक्टर की तरह डेवलप भी होगा, सिटी से भी आपको कनेक्ट रखेगा, और 334 और नेशनल हाईवे 44 दोनों के सेंटर में ये एक तरह से सेक्टर 27 का क्राफ्ट होम का पड़ जाता है। मतलब ये आपने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन चूज की है ताकि इजी टू मार्केट भी हो और इजी टू कम्यूट भी हो और इजी टू अगर कोई खरखोदा से या 334 भी किसी भी तरह से दिल्ली चंडीगढ़ जहाँ भी जाना चाहता है। तो ये तो हुई कनेक्टिविटी की बात। उसके अलावा जो भी आज की डेट में फ्लोर्स बन रहे हैं या जो फ्लोर बना रहे हैं, देखो आप एक चीज मैं आपको बता दूं कि सिविल इंजीनियरिंग जो है पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो हुई है, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे मोड ऑफ वर्किंग हैं कि एलिवेशन के लिए लोग अलग सोचते हैं, या आपने अपने फ्लोर्स में क्या ऐसा अहम रखा है कि जो और बिल्डर फ्लोर्स रहने वाले हैं उनसे आपके पास क्या ऐसा अलग है कि जिससे लोग ये सोचे कि हाँ भाई ठीक है ये वो चीज़ है जो हम चाहते थे? देखो, सबसे पहली जो 3 प्रॉब्लम बिल्डर फ्लोर में आती है नरेंद्र, वो मैं आपको बता देता हूं। आज हम 2026 में कोई बिल्डर फ्लोर खरीदते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि जब वो आपको हैंडओवर होते हैं और जब 2-3 साल उसको हो जाते हैं बने हुए,
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो नए बिल्डर फ्लोर आ रहे होते हैं उसके कंपेटिबल वो आपको ऑलरेडी पुराने लगने लगते हैं। तो एस्थेटिकली हम क्लासिक प्लस मॉडर्न डिजाइन्स पे गए हैं ताकि आपके फ्लोर कम से कम 20 से 25 साल अपने आर्किटेक्चर फ्रंट एलिवेशन को बनाए रखेंगे, आपको वो कभी भी पुराने नहीं लगेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिल्डर फ्लोर की, वो ये आती है कि लोग या बिल्डर एक तरह से आपको ऐसा प्रोडक्ट देता है जो आपको मेंटेनेंस में ही परेशान कर देता है। उसका प्लास्टर ऑफ वर्किंग, उसकी टाइल्स की क्वालिटी, क्योंकि बिल्डर बेसिकली उसको डायरेक्टली मॉनिटर नहीं कर रहा होता, वो भी किसी को टेंडर दे देता है। तो हम प्रक्रिया हम भी टेंडरिंग के कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि सेक्टर 27 में ही हमारा ऑफिस है, उसके काफ़ी नज़दीक ये साइट है। और मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने वर्लपूल में, ऊनो मिंडा में, सोकोमैक में और इस तरह की काफ़ी कंपनीज में काम किया है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को बेसिकली खुद मॉनिटर कर रहा हूँ एज ए प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बिल्डर आपको कभी भी ओपन करके नहीं देता कि वो क्या दे रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको शेयर नहीं होता है। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं। जैसे मेन एंट्री का डोर, मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट बताऊंगा। लिविंग रूम में सबसे पहली चीज तो बिल्डर फ्लोर आपको वाईफाई का ही पॉइंट नहीं देता, जो आज की डेट में सबसे मैंडेटरी चीज है। और वो जब आप लगवाते हो तो एक इलेक्ट्रीशियन आता है, वो किसी पॉइंट को आपको इन्वर्टर का बनाता है, कहीं से वायर लाके वो वहां पे उसको थोप देता है, और वो लिविंग रूम आपका कितना ही एस्थेटिकली इंप्रूव्ड हो, वो उसमें आपको टंगा हुआ दिखाई देगा। तो यहां तक बिल्डर की सोच नहीं जाती। मेन एंट्री पे अभी सोनीपत में एक भी बिल्डर ने 4 फुट की एंट्री नहीं दी है मेन डोर की, विद बायोमेट्रिक लॉक। वेरी गुड। तो ये सबसे मेन जो आपका, यानी आपकी जो लग्जरी है वो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से ही आपके फ्लोर पे दिखाई देगी। फॉल सीलिंग वो नहीं करते हैं, कूल लाइटिंग वो नहीं करते हैं, तो मतलब बहुत सारे लॉट ऑफ उसमें चीजें हैं। तो ये आप जो चीज कह रहे हो कि आप ये सारी चीजें करोगे, ये तो हर कोई जर्नली बोलता भी है कि हम ये चीजें करेंगे, हमारी ये बेटर रहेंगी। जो लोग हमारे यहाँ से, आप के यहाँ से कोई भी फ्लोर लेगा, जो भी हमारा कस्टमर होगा, तो वो उन चीजों को कैसे वो कर पाएंगे कि ये चीजें जो बोली जा रही हैं, या जो मेरा कंस्ट्रक्शन लेवल जो चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, या जो ब्रांड्स बताए गए हैं, हाँ, वो यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। दूसरा, फ्रिक्वेंटली देखो कोई भी बुक करता है तो वो बार बार यहाँ पे विजिट भी नहीं कर पाएगा। तो क्या आप उनको क्या ऐसी फैसिलिटी दोगे कि वो वहां पे घर बैठे भी ये चीजें कर सके कि भाई मेरे प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। आपने बोला कि हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होने वाला है, क्या वो फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हुआ है, और क्या आपने बोला कि सेकंड फ्लोर हमारा डिलीवर होने वाला है। ट्रांसपेरेंसी कैसे रखें, ट्रांसपेरेंसी आप एक कस्टमर के लिए कैसे दोगे, वो घर बैठे ये सारी चीजें देख सके। देखो नरेंद्र, मैं कस्टमर की प्रॉब्लम भी समझता हूं कि वो हर टाइम विजिट नहीं कर सकता साइट। इवन जो अगर मेरे जो हमारे जितने भी जिनसे हमारी बात हुई है, या हमने 4 डेज 5 डेज बैक हमने एक इवेंट भी रखा था छोटा सा, तो उसमें भी यही बात हो रही थी कि चलो ठीक है, बोलते हैं कि हम ये वाली चीजें यूज करेंगे या इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो वो एक ऑडियंस का ही क्वेश्चन है कि वो सारी चीजें आप कैसे इंश्योर करोगे, घर बैठे कैसे पता लगा सकते हो। देखो, जो आर्किटेक्ट, सबसे पहली चीज तो जो हमने आर्किटेक्ट किया है वो गुड़गांव से किया है, वो डीएलएफ के कई प्रोजेक्ट कर चुके हैं। उन्हीं का हमारे पास एक सजेशन आया था, क्योंकि आई थिंक डीएलएफ में ही उसने ये चीज करके दी थी उस टाइम पे, तो वो सजेशन हमारे लिए भी वो दे के गए हैं कि आपकी चॉइस है। साइट पे कैमरे इंस्टॉल होते हैं आज की डेट में, जो अच्छे बिल्डर हैं वो करते हैं। वहां पे जब ईंटें आ रही होती हैं, जब सीमेंट आ रही होती है, तो वो बेसिकली आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, जो भी बिल्डिंग मटेरियल आएगा। तो ये सेम चीज इंस्टॉलेशन का प्रपोजल मेरे पास आर्किटेक्ट से आया था, ये हमने उसको अप्रूव भी कर दिया है। उसमें 40-50 हज़ार रुपए का जो भी खर्च होता होगा वो हम बियर करने को तैयार हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉस्ट नहीं होती। देखो, कोई भी चीज हो, ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में जिस हिसाब से फ्लोर्स की कंडीशन हम देखते भी हैं, तो बहुत सारे लोग अपना हार्ड अर्न मनी लगाते हैं, क्योंकि फ्लोर्स में मेनली एंड यूजर ही आता है।
तो आप ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आप बता रहे हो, बट फर्दर ये चीजें इंश्योर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे ही, इसीलिए हमने जो पेमेंट प्लान है ना नरेंद्र, वो ऐसा रखा है कि कस्टमर का उसमें पैसा फंस ही नहीं रहा। सबसे पहले 10% वो बुकिंग देगा, बुकिंग के बाद उसको कोई पैसा नहीं देना है। स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे उसके पास डिमांड जाएगी और डीपीसी पे वो 25% और रिलीज करेगा, यानी उसकी 35% पेमेंट हमारे पास आएगी। ओके। उसके बाद कैमरे इंस्टॉल हो जाएंगे। कैमरे आपको, देखो सिर्फ आप ब्रांड क्या यूज कर रहे हो, ये तो काफी ब्रांड्स आप फिजिकली देख भी सकते हो। जैसे आपका सैनिटरी वेयर हुआ, वायरिंग आपकी हुई, तो वो तो आप डीबी खोलोगे तो दिख जाएगा, स्विचेज हो गए। आपके सीमेंट क्यूरिंग का एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप पानी से उसकी क्यूरिंग करते हो। वो कैमरा इंस्टॉल कराने का मेन जो प्रोसेस है वो यही है कि आपको, बिल्डर क्या है, बिल्डर क्यूरिंग करता ही नहीं है। आज वो फ्लोर डालेगा, 15 दिन बाद से काम स्टार्ट कर देगा उसके ऊपर, और आपको कहीं ये पिक्चर नहीं मिलेगी कि फ्लोर पे क्यूरिंग भी हुई है। पानी भर के उसकी सीमेंट की क्यूरिंग करनी जरूरी होती है, तो ये चीजें आपको उससे मिल जाएंगी। दूसरी चीज, उसका इंस्टॉलेशन का सबसे अहम पर्पज मेरा ये है कि 35% आने के बाद अगर मेरी ट्रांसपेरेंसी नहीं आई तो मैं जो नेक्स्ट 35% डिमांड कर रहा हूं वो कंप्लीशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर पे एक तरह से कर रहा हूं। तो अभी जितना पैसा कस्टमर ने मुझे दिया है 35%, उससे ज्यादा मेरी प्लॉट वैल्यू है, उससे ज्यादा मेरी कंस्ट्रक्शन वैल्यू है। उसके बावजूद मैं 35 उससे कंप्लीशन ऑफ सिविल पे मांग रहा हूं। सिविल पे मांगने के बाद भी अगर हम चूक जाते हैं तो मैं पोजीशन पे, जो जनरली बिल्डर 5% से 7%, 10% मैक्सिमम रखते हैं, हमने ओन पोजीशन 30% रखा हुआ है। तो मतलब यानी हमने अपना सारा प्रॉफिट, मेरे ख्याल से पर फ्लोर में 20 से 25% का प्रॉफिट ही निकल के आता होगा अगर हम इतनी फैसिलिटी और इतने बढ़िया से कर रहे हैं। तो मैंने अपना सारा प्रॉफिट कस्टमर के पास ही रख दिया है, वो भी ओन पोजीशन। जब हम उनको पोजीशन लेटर भेजेंगे तब वो आपको विजिट करके तब वो रिलीज करेगा। तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखने की या इससे ज्यादा नियत नहीं, बिल्कुल कैसे एक कस्टमर को दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो पेमेंट प्लान जो आशीष जी ने बताया वो बहुत ही अच्छा पेमेंट प्लान है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर आप बुकिंग करना चाहते हो तो आपको अभी 10% के साथ बुकिंग करनी है। उसके बाद जैसे ही साइट पे काम स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे डीपीसी आने पे आपको फिर 25% डिमांड जाएगी, वो रिलीज करना है। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो मतलब कंप्लीशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर, हाँ, कंप्लीशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर आपको फिर से 35% रिलीज करना है। और जिस दिन आप की लोगे या अपनी पोजीशन लोगे उस दिन आपको फिर से 30% रिलीज करना है। तो दोस्तों ये जो पेमेंट प्लान जो आशीष जी ने बताया और ट्रांसपेरेंसी की जो बात बताई, ये वाकई में ही बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, आधे से आधी कंस्ट्रक्शन करते हैं और उससे पहले ही डिमांड रेज कर देते हैं और उसके बाद लास्ट में कस्टमर के पास बचता है 5%, 10%, 7% जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग में। उसमें बिल्डर का क्या जाता है नरेंद्र? उसमें अगर उनको 30% प्रॉफिट हो रहा था और 5% आपसे पोजीशन पे ले रहा है तो वो अगर आपका काम खराब करके देता है और वो आपसे नहीं भी लेता 6 महीने, जिसमें वो इंटरेस्ट भी लगा देता है उस 5% पे, तो उसमें कंप्लीटली लॉस आपको दिखाई देता है एक एंड यूजर को। तो आपका ये तो चलो ठीक है, आपने बताया ट्रांसपेरेंसी का। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स क्या है? क्या की हाइलाइट्स हैं आपके? देखो सबसे पहली चीज नरेंद्र, हमने सबसे बड़ा लिविंग रूम रखा है इस सेगमेंट का। टेंटेटिव अगर आप मेरे से साइज पूछेंगे तो ये 16 बाय 22 का एक तरह से लिविंग रूम है, जो आपका 250 स्क्वायर यार्ड में भी, जो हुड्डा की प्लॉटिंग में लोग रह रहे हैं, उनका भी लिविंग डाइनिंग 16 बाय 22 का नहीं निकल के आता। मतलब आपका ये जो साइज, प्लॉट का साइज यहाँ पे क्या रहेगा? 180 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट है। ओके। उसमें आपका जो लिविंग रूम का साइज है वो 16 बाय 22 है, जिसमें हम आपका वॉल डिजाइन्स करके दे रहे हैं, फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं, आपका जो टीवी यूनिट्स हैं वो आपका बना के दे रहे हैं, उसमें टेम्पल बना के दे रहे हैं। इवन जो आपकी वॉल पे डिजाइनर लाइट्स जो लगती हैं वो भी हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं। उसका पर्पस भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कोई बिल्डर फ्लोर लिया और आज आप शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ लाइट ही नहीं है
तो इसका पर्पज क्या रह जाता है नरेंद्र? फिर आप एक इलेक्ट्रीशियन को बुला रहे हो, मैंने पेंट करके दे दिया क्योंकि बिल्डर ने पेंट करके दे दिया, लेकिन उस 10,000 की लाइटिंग के लिए उसने आपके साथ क्या किया? आप इलेक्ट्रीशियन बुलवाओगे, 10,000 की लाइटिंग लगवाओगे, उसके बाद आपके फ्लोर पे पेंट करने का खर्चा आएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख। तो वो अपनी 10,000 रुपए बचाने के लिए उसने एक कस्टमर के जो पैसे लगवाए वो लगवाए 1,10,000 रुपए। तो ये सिविल का, जैसे आप मेरे से पूछ रहे थे कि सिविल में लोग सोचते ही नहीं है, हम उस लेवल तक जाके सोच रहे हैं कि एक कस्टमर जब आएगा वो हवन भी करवाएगा अपने घर में, तो वो आपकी बात सही है। जो हमने आज की डेट में देखा है या सुना है कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, तो कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है सिविल इंजीनियरिंग। बट मेरा ये मानना है पर्सनली कि सिविल इंजीनियरिंग में जितना स्कोप है, सिविल इंजीनियरिंग को आप जितना बेहतर कर सकते हो उतना स्कोप किसी में भी नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने इतना डीपली इसके बारे में सोचा ही नहीं है। तो आज की डेट में अगर हम बात करें, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, गुड़गांव भी इसका एग्जांपल है, दुबई भी है, सिविल इंजीनियरिंग कहाँ नहीं चला गया है। बिल्कुल। तो इसीलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि किसी चीज को बनाने का तरीका और उसको वे ऑफ डिलीवरी जो है वो और भी बेहतर बना दे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने कभी एक फ्लोर लिया था, मैं पर्टिकुलर एक बिल्डर का नाम भी उसमें बता देता हूँ। मैं उस टाइम पे एंड यूजर रहा था, एक्सप्रेस सिटी का मैंने फ्लोर लिया था, और जब मैंने उस फ्लोर में एंट्री की तो उस पर हार्डली 1,000-1,500 रुपए का एक लॉक लगा हुआ था लोकल, जो मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने में मैंने वो रेंट पे दिया हुआ था, वो उखड़ के हाथ में आ गया था। उसके अगेंस्ट में फिर मैंने डोर सेट के जो उस टाइम पे लॉक लगवाए, तकरीबन 14-15 हजार रुपए का खर्च हुआ। वो सारे लॉक मैंने निकलवाए, चेंज करवाए, मेरी लेबर लग गई, नए लग गए, लेकिन बिल्डर उसके लिए कितना लायबल है? 0। बिल्डर को पता ही नहीं कि वो अपने कस्टमर को क्या दे रहा है। अब मैं आपको कहता हूं कि जब मैं 4 फीट की एक वाइड एंट्री आपको दे रहा हूं, उसमें मैं गोदरेज का 20-22 हजार रुपए का बायोमेट्रिक लॉक दे रहा हूं, तो क्या वो मैं अनप्रोफेशनल लोगों से लगवाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तो डेफिनेटली जब मेरी कॉस्ट उसमें लग रही है, क्योंकि अगर मेरा एक अनप्रोफेशनल मेरे 2 लोग खराब कर देता है तो मेरे 50,000 रुपए वेस्ट होते हैं। तो मेरी जो पहली मंशा है वो यही रहेगी ना कि जब मेरी खुद की एक बिल्डर की कॉस्ट जब ज्यादा है तो मैं डेफिनेटली कम कॉस्ट को क्यों बचाऊंगा 1,000 रुपए को, मैं उससे 500 रुपए प्लस देके एक प्रोफेशनल से उसको इंस्टॉल करवाऊंगा। ये तो आपने बताया। तो उसके अलावा आज की डेट में बहुत सारे, जो भी आज की डेट में चाहे कोई अपना घर बनाता है या कोई कहीं पे भी फ्लोर्स लेता है, तो आज की डेट में वास्तु का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हर कोई चाहता है कि मेरा जिन्ना जो है वो वेस्ट साउथ में हो, या मेरा जो टेम्पल है वो मेरा सेंटर पॉइंट कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो क्या आप जो ये फ्लोर्स बना रहे हो, क्या इसमें वास्तु कंप्लाइंस? बिल्कुल वास्तु कंप्लाइंस रखे गए हैं नरेंद्र। अदरवाइज आप मेरा ज्यादातर जो प्लॉट हम बना रहे हैं वो ज्वाइंट है, लेकिन आप मेरा मिरर में मैप नहीं देखेंगे। वो जो मैप मेरा पहले प्लॉट का है यानी 90 नंबर का है, वही 91 का है। तो वो सिर्फ मिरर इसीलिए तो नहीं किया गया कि क्योंकि वहां पे एक का वास्तु बिल्कुल अच्छा हो जाता है, एक का बिल्कुल खराब हो जाता है। वहां मैं लिफ्ट भी कॉमन रख सकता था, लिफ्ट भी मैंने दोनों में दी है। तो हम किसी भी लिटिगेशन में एज पर वास्तु, किसी भी नॉर्म्स में एज पर जो भी आपके कंस्ट्रक्शन लॉ है, एज पर कंस्ट्रक्शन जो उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। हालांकि उसका प्रेशर गवर्नमेंट अभी भी किसी कंस्ट्रक्शन के बिल्डर पे नहीं डालती है, तो ये सवाल एक तरह से गवर्नमेंट के लिए है कि उनको उसके भी नॉर्म्स डिसाइड करने चाहिए। लेकिन एज ए बीटेक पर्सन मैं इस चीज़ को पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने कमर्शियल बिल्डिंग कंपनियों की काफ़ी बनवाई हुई है, तो हमें सीमेंट के ग्रेड, आपका आरसीसी के ग्रेड, ब्रिक वर्क में आपका प्लास्टरिंग का क्या रेशियो चलता है, कितना उसमें वाटर प्रूफिंग एजेंट मिलाया जाता है, वो सारी चीज़ें पता हैं। तो एक आर्किटेक्ट और जो एक कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर है उसको समझ में आ जाता है कि जो बनवा रहा है वो कैसा है। तो डेफिनेटली हम आपको एज पर वास्तु कंप्लायंस, वो अगर आप आएंगे तो मैं जिससे हमने वास्तु कंप्लायंस ये बनवाया है उससे बात भी करवा देंगे, वो आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर भी दे देगा। वेरी। तो एक
प्रोजेक्ट में आपने जैसे बताया कि चलो आपने सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखा है। एक सबसे मेन चीज़ जो आज की डेट में हम देखते हैं या कहीं पे भी एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है कि कोई भी हम हाई राइज़ बिल्डिंग देखते हैं या कुछ हम जैसे फ्लोर्स भी देखते हैं, तो इनिशियली तो उनका एक्सटीरियर हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही ब्रॉडली समझाया जाता है और बहुत ही, क्योंकि किसी भी मकान के लिए उसका बाहर का अगर हम एलिवेशन की पर्टिकुलर बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी के घर में अंदर जाके देखना वो बहुत ही बाद की बात होती है, बट किसी घर को जज करना उसका आउटर या उसका जो हम बात कर रहे एस्थेटिक है वही हैं उसका एस्थेटिक वही बताया। बताया था। तो आपने जो चीज़ आप कर रहे हो एलिवेशन, तो एलिवेशन को आपने किस तरह से ध्यान रखा है इसमें कि देखो दो चीजों का ना आजकल क्या है ना कि आने वाला, और ये आजकल नहीं, क्लासिकल जो डिजाइन्स होते हैं ना नरेंद्र, वो आज भी चल रहे थे, ट्रेंड में है और आज से वो 40 साल पहले भी चल रहे थे और फ्यूचर में भी वो चलेंगे। उसका एक एग्जांपल है कि जैसे कुर्ता पजामा एक क्लासिकल डिजाइन है, वो लोग आज भी पहनते हैं, प्रोफेशनली उसको कोई नहीं पहनता हो लेकिन होगा सबके पास, तो वो एक क्लासिकल डिजाइन है। तो जो हमारी प्रेजेंटेशन देखेंगे या जो हमारा ये टेम्पलेट देखेंगे, फ्रंट उनको समझ में आ जाएगा कि ये क्लासिक प्लस कंटेम्प्रेरी एक ऐसा डिजाइन है जो आपको कभी भी ये फील नहीं कराएगा कि ये घर आपके बहुत पुराने हैं। और यूरोपियन आर्किटेक्चर का आज की डेट में बहुत अहमियत है, तो हमने यूरोपियन आर्किटेक्चर से मोल्डिंग्स ली हैं। फ्रंट हमारा सीमेंटेड रखा गया है ताकि लो मेंटेनेंस रहे, और छत के बॉटम में जो आपका कंटेम्प्रेरी की जो मैं बात कर रहा था, आजकल सीटें चल रही हैं, तो वो सीटें हमने छत के सिर्फ बॉटम पे रखी है, ताकि अब ये एक कॉम्बिनेशन बनता है कि आपका एटलीस्ट 15-20 साल आपको ये डिजाइन कभी भी आपकी आंखों से उतरने वाला नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि आप जो एलिवेशन दे रहे हो वो अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही कॉमन अगर कहें और बहुत ही ट्रेंडिंग है। मैं एक आपने एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे पहले ग्रिल एमएस की बनती थी, फिर स्टील आ गया, आज कहाँ है, आज फिर एमएस पे है। MS तो एमएस पर ग्रिल उसको दे रहे थोड़ा सा हैं और बेहतर करने के लिए आप क्या बोलते हैं उसको डिको डिजाइन यूरोपियन है, आपका मटेरियल एमएस है और पेंट उस पर डिको है। 10 साल आप मेरे ग्रिल पे पेंट भी मत करना, आपको रस्टिंग ही नहीं दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें आप, और उसके अलावा अगर हम बात करें आपने फ्लोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने लिविंग रूम के बारे में हमें बताया और हम कहते हैं कि आपने हाइलाइट्स भी बताई आपने अपनी कि हमारा 180 स्क्वायर यार्ड का रहने वाला है और उसमें आपने कहा कि वास्तु कंप्लाइंट रहेगा। उसके बाद अगर किसी भी फैमिली के लिए सबसे मेन चीज़ होती है लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम, और फिर लेडीज़ के लिए खासकर एक ही चीज़ किचन और वॉशिंग एरिया। हाँ, लेडीज के लिए एक ही चीज होती है कि किचन और वास्तु एरिया का भी, सॉरी, वॉशिंग एरिया का भी क्या यहाँ पे ध्यान रखा गया। तो किचन में आप क्या कुछ करने वाले हो किचन में? देखो किचन सबसे पहली तो हमने लंबी किचन दी है, 7.5 फुट बाय 14 फुट, तो उससे आपको ना वो किचन हमेशा लग्जरी दिखाई देगी, क्योंकि जब भी आप किचन को एल शेप में या यू शेप में जब आप बनाते हो, तो आप जो उसमें डिजाइन्स डालते हो, उसके कैबिनेट्स के, उसके मसाला बॉक्स के, उसके आपके ओवंस के, तो वो एक तरह से वो आपको ना छोटा फील कराती है। कॉम्पैक्ट, क्योंकि स्लैब अगर आप सी सेक्शन के कैबिनेट है तो डेफिनेटली आपकी स्लैब सी सेक्शन में घूम जाएगी। तो 7.5 बाय 14 की जो किचन रखी गई है, इसमें हमारा जो एलिवेशन है वो आपका ओलिव ग्रीन प्लस वाइट में रखा हुआ है। स्लैब भी हमने आपका जो स्टोन रखा है एज पर वास्तु, वो आपका ऑफ वाइट कलर का रखा गया है, क्योंकि एज पर वास्तु जैसे आप पूछ रहे थे, तो ये किचन हमने रखी है आपकी नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि अगर आप साउथ ईस्ट में किचन नहीं बना पा रहे तो उसके बाद नॉर्थ हाँ साउथ ईस्ट में अगर किचन नहीं बना पा रहे तो उसके बाद जो सबसे बेहतर एरिया होता है वो आपका नॉर्थ वेस्ट होता है। तो मतलब किचन भी आप बहुत ही अच्छा देने हाँ, वाले हो। और किचन से मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, उस टाइम पे जब C&S में हम थे तो वास्तु की कुछ ट्रेनिंग्स, छोटे छोटे एपिसोड हमारे वे करवाते रहते थे। किचन का गलत जगह होना, जो घर की जितनी भी लेडीज हैं उनके पैरों की समस्या, उनकी आंखों की समस्या, या उनको सांस लेने में या दमा जैसे लेडीज को हो जाता है, ये सबसे मेजर रीजन होता है किचन।
इसीलिए उसको बहुत सोच समझ के रखा गया है। और वॉशिंग एरिया भी आपका 1 डोर का गैप है, इधर आपका सिंक है और उधर आपका जस्ट डिप्रेशन एरिया है, जहाँ से आपका पूरा जो आपका जो गंदगी है, जो आप कपड़े धोते हैं, वो आपका वहां से ड्रेन होगा, तो डेफिनेटली आपका डिप्रेशन एरिया ड्रेन हो जाएगा। तो मतलब बताने को बहुत सारी चीजें हैं नरेंद्र। बट वही है कि आपने इतना ज्यादा सोचा है अगर किसी के लिए भी तो एंड यूजर या कोई भी लेना चाहता है तो उसके लिए तो ये बहुत सारी देखो, चीजें। सोचने का रीजन ये है नरेंद्र भाई कि वी आर नॉट बिल्डर्स। आप भी मेरी टीम का पार्ट हो, जो कैमरे में शूटिंग कर रहे हैं वो भी मेरी टीम का पार्ट है। वी आर नॉट बिल्डर्स। हम प्रोजेक्ट में रहे हैं, हम मेंटेनेंस में रहे हैं, आप एचआर में रहे हो। वी कैन अंडरस्टैंड द हाँ, पेन एरिया ऑफ आवर हाँ, एंड यूजर्स। वी आर सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर एक सर्विस प्रोवाइडर इतना नहीं सोचेगा, एक एसी लगाने वाला ये नहीं सोचेगा कि हाँ मुझे सर्विस करनी आसान है कि नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो एचआर अपने आप में एक सर्विस की जॉब वाला एरिया है, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट एक ऑलरेडी सर्विस जॉब एरिया है, प्रोडक्शन ऑलरेडी एक सर्विस जॉब एरिया है, क्योंकि उसको भी कस्टमर को सर्विस देनी होती है। तो आप मोस्टली जो लोग हमसे मिले हैं उनको हमारी टीम का पता होगा। तो वी आर अरुणोदम इंफ्राटेक इज नॉट ए बिल्डर फर्म, इट इज क्लियरली सर्विस प्रोवाइडर फर्म, जो यानी हाँ, इजी करती है आपकी लिविंग को। और भी मतलब आशीष जी का जो कहने का मतलब है वो ये कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ मोटो ये है कि जो लोग किसी भी वजह से अपना खुद का मकान नहीं बना पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल या किसी के सर्कमस्टांसिस कुछ और होते हैं, तो ये उनके बिहाफ पे आपको एक अच्छी सर्विस देके आपको एक अच्छा किसी भी तरह के स्कैम से, जैसे कई बार होता है कि रॉन्ग कमिटमेंट्स हो जाती हैं या कई लोगों को मार्केट का नहीं पता होता, तो वो किसी भी यूजर के साथ मिलके या जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट वो किसी को गलत जगह पे एंट्री करवा देते हैं। तो उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए या उन सब चीज़ों को लिटिगेशन में ना जाए कोई भी कस्टमर, तो उसके लिए अरुणोदय इंफ्राटेक बिल्कुल। और हमारे लिए कस्टमर प्राइम है, वी आर नॉट बिल्डर्स। बिल्डर कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं इतने हैप्पी कस्टमर होने चाहिए। हमारा जो ड्रीम्स है, जो हमारे टीम जो सोचती है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर हम आने वाले 5 साल में 10,000 प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें प्लॉट, आपके फ्लोर्स, आपके फार्म हाउस या एससीओ आ गए, तो मैं दिल से ये चाहता हूं कि वे 10 के 10,000 कस्टमर मेरे हैप्पी होने चाहिए। जब भी मेरा कोई प्रोडक्ट वो किसी को दें, वो किसी एक तरह से मतलब ये सोच के दें कि यार मैं रख सकता था लेकिन मुझे किसी वजह से निकलना पड़ रहा है। मतलब 90% थॉट उसका ये रहे कि मैं इनका प्रोडक्ट लास्ट में बेचूंगा, नॉट द फर्स्ट। तो ये आप सबके लिए एक पॉडकास्ट हमने बनाया है आशीष जी के साथ। तो ये जो बेहतरीन फ्लोर जो आपके रहने वाले हैं, ये दिल्ली के बहुत ही नज़दीक रहने वाले हैं। और अगर लोकेशन की बात करें तो आशीष जी ने बताया सेक्टर 27 क्राफ्ट होम्स की जो साइट थी वहाँ पे ये हमारे फ्लोर रहने वाले हैं। और आशीष जी जिस हिसाब से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो किसी भी तरह के हम लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते, दूसरा हम इंटीग्रिटी के साथ काम करना चाहते हैं। और आशीष जी स्पेशली ये चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर या एंड यूजर हो बहुत ही हैप्पी रहे। और आशीष जी सबसे पहले तो आपको इस प्रोजेक्ट चीजें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखो चीजें करने के लिए आपका मोटिव होना चाहिए। किसी भी चाहे आप जॉब भी करते हो तो आपका एक विजन होना चाहिए, एक आपका मिशन होना चाहिए। तो आशीष जी उन सब चीज़ों को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आप हमारा सहयोग करें। और आशीष जी जो चीज़ें बता रहे हैं, आप एटलीस्ट एक बार आके, आपको नहीं लेना, अपनी फैमिली में किसी को रेफरेंस करो, अपने किसी फ्रेंड को रेफरेंस करो। और दूसरा मैं एक चीज़ आपको बता दूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर आप कोई भी हमारा सबसे मिनिमम रहने वाला है ना। हाँ, प्राइसिंग की हमने बात ही नहीं की, क्योंकि बातें करते करते ये चीज़ें हमारे दिमाग से ही निकल गई कि हमें क्या रेट में चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से रेट कोई मायने नहीं रखता है। या और थोड़ा सा आशीष जी आप रेट का और बता दोगे तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। 1,32,00,000 रुपए से लेके 1,35,00,000 के ही ये फ्लोर हैं, जो आज की डेट में आपका मनसा, वनप्रस्था या ओपी जिंदल या जो भी आपका इस टाइम पे मतलब बना आप रहा कह रहे हो है, कि मार्केट जो ट्रेंड कर रही है उससे हम कम से कम 25,00,000 रुपए डाउन आपको प्राइस। तो ये आपके लिए काफी अच्छा मौका है। वैसे आशीष जी ने खुद ही बोला है कि रेट को भी अब रिवील कर दें,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में अगर आपको कुछ लगता हो कि इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी आप अगर ये चीज़ें और करोगे अपनी साइट पे तो लोगों के लिए और ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा जिनको बुकिंग लेनी है या जो लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे रहें, या मैं फिर कह रहा हूँ कि आशीष जी ने जो कमिटमेंट की है या जो हमारे पंपलेट पे या जो हम 3D इमेज आपसे शेयर करेंगे वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली हैं। और जो लोग चाहते हैं यहाँ पे लेना फ्लोर, तो दोस्तों सोनीपत में जो है अब फ्लोर का कंसेप्ट बहुत ही इफेक्टिवली चल रहा है, तो आप हमारे दिखाए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा जिस भाई को कोई भी चीज़ पूछनी हो या हमने कोई चीज़ इसमें स्किप कर दी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम उसका रिप्लाई लेके आपसे जल्द मिलेंगे। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमें जो आप प्यार दे रहे हो, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको इतना शेयर करो कि जो लोग चाहते हैं कि अच्छे फ्लोर्स में रहना तो उस तक ये पहुंच जाए। और जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हम फिर आपके साथ एक अच्छे पॉडकास्ट को लेके आएंगे। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि कमेंट बॉक्स में अगर आपकी चीजें जो होंगी, जो आपके क्वेश्चन होंगे, तो हम आपके साथ फिर पॉडकास्ट में उन आंसर के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। तो आशीष जी आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हो तो? मैं सिर्फ एक मैसेज, और इसमें फ्लोर का और मनसा तो हमने क्लियर कर दी है नरेंद्र, सिर्फ लास्ट एक मैं मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों। जितने लोगों ने आज तक प्लॉट खरीदे हैं या जितने भी लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उनको एक प्रॉब्लम आपको जरूर आती होगी कि जब आप प्रॉब्लम्स में हैं या जब आप थोड़ा सा डिस्प्यूटेड होते हैं कि ये बोला गया था और ये नहीं दे रहा, तो सबसे पहली चीज तो आपको बिल्डर से मिलना, ओनर से मिलना आपके लिए मतलब इससे मुश्किल काम उस टाइम में दुनिया में कुछ नहीं होता, वो जनरली आपसे मिलता ही नहीं है। दूसरा, जो वो अपने अंडर जो टीम डिप्यूट करता है वो आपको कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे पाते, तो जो सॉल्यूशन देने वाला है वो आपसे मिलता नहीं है और जो मिलता है वो आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाता। तो मैं आपको ये कंफर्म करता हूं कि अगर मेरी टीम का कोई भी मेंबर, वो किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, अगर आपका कोई डिस्प्यूट आता है तो मेरी उसी टीम का मेंबर आपके उस डिस्प्यूट को सुलझा सकता है। और सबसे इजी अवेलेबिलिटी पूरे इंडिया में अगर किसी बिल्डर की फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइडर की रहने वाली है तो वो फ्यूचर में हमारी रहने वाली है। थैंक यू वेरी मच। तो ये आशीष जी ने जो बहुत बड़ी बात बोली है दोस्तों, वन विंडो के अंदर सॉल्यूशन है, वन कॉल पे आपका सॉल्यूशन होगा। और मैं फिर कहता हूं कि इस पॉडकास्ट को इतना शेयर करो कि हर एंड यूजर तक ये पहुंच जाए। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।